स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजीवनी केमिस्ट्री में। आज हम देखेंगे अध्याय 1 विलयन के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महत्व उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे आपका अध्याय 1 6 नंबर का है, जिसके अंदर कुछ वस्तुनिष्ठ अतिलघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विलयन का उदाहरण नहीं है? तो इसके अंदर सही आंसर है जल में बेंजीन, क्योंकि हवा जो है विलयन का उदाहरण है। ऐसे पीतल ठोस विलयन का उदाहरण है, अमलगम इसी प्रकार से विलयन का उदाहरण है। लेकिन जल में बेंजीन नहीं घुलता है, इसलिए बेंजीन और इस दोनों का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण नहीं होता, इसलिए सही आंसर है जल में बेंजीन। दूसरा क्वेश्चन है, गैस का द्रव में विलय होना प्रतिपादित करता है। गैस का द्रव में विलय होना हेनरी के नियम के द्वारा प्रतिपादित होता है, तो सही आंसर है हेनरी के नियम के द्वारा। मोलरता को व्यक्त करते हैं, मोलरता को हम व्यक्त करते हैं मोल प्रति लीटर में। निम्न में से कौन सी सांद्रता व्यक्त करने की विधि ताप के प्रभाव से मुक्त है? हर वो सांद्रता जिसके अंदर आयतन आता है वो ताप से प्रभावित होगी। तो इनमें से देखेंगे, मोलरता के अंदर आयतन है, मोललता में आयतन नहीं है, तो हमारा सही आंसर है मोललता। इसके अतिरिक्त आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, फॉर्मलता के अंदर आयतन होता है, उसी प्रकार से आयतन आयतन प्रतिशत में भी आयतन है, तो इस वजह से ये आयतन ताप से प्रभावित होगा। निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। यहाँ पे केवल एक अपने को ऑप्शन बी में दिख रहा है, परासरण दाब। उसके बाद देखें, विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म केवल विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें उपस्थित विलय कणों की संख्या पर। फिर उसके बाद में देखें, निम्न में इसमें सही आंसर है विलय कणों की उपस्थित संख्या पर। निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे पास में 4 हैं, उनमें क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन भी है, वाष्पदाब में अवनमन भी है, केवल प्रकाशिक सक्रियता यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। उसके बाद देखें, अणुसंख्यक गुणधर्मों का उपयोग क्या ज्ञात करने में होता है? तो अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से हम मोलर द्रव्यमान, किसी अज्ञात विलय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन का वाष्पदाब होता है। तो विलयन का वाष्पदाब विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विलय की मोल भिन्न या मोल अंश के समानुपाती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम संबंधित है, तो राउल्ट का नियम संबंधित है भाई वाष्पदाब से। उसके बाद है, 300 केल्विन ताप पर कौन सा विलयन अधिकतम वाष्पदाब प्रदर्शित करेगा? देखो, वाष्पदाब प्रदर्शित करने के लिए भाई उसका सांद्रता जो है वो अपन वन टाप गुणांक को भी ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए देखेंगे वन टाप गुणांक किसके लिए अधिकतम है। तो यहाँ देखेंगे ये सुक्रोज है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर सुक्रोज दिया गया 1m, ठीक है, 1m सुक्रोज है, तो सुक्रोज वियोजित नहीं होता है, तो इसके लिए वन टाप गुणांक 1 होगा। यहाँ पे 1m CH3COOH है, CH3COOH वियोजित होता है लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसलिए अल्प वियोजित होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा सुक्रोज के बजाय अधिक होगा। 1m CaCl2, 1m CaCl2 वियोजित होकर के हमको 3 आयन देता है, एक कैल्शियम प्लस और 2 क्लोराइड आयन, यानी अणुओं की संख्या 3 गुना हो जाती है। तो इसके लिए वन टाप गुणांक का मान हो रहा है 3। ऐसे ही 1m NaCl, इसके लिए वन टाप गुणांक का मान होता है 2। तो जिसके लिए वन टाप गुणांक का मान अधिकतम होगा उसके लिए अपन कह सकते हैं कि उसके लिए वाष्पदाब भी अधिकतम होगा। उसके बाद देखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम से सकारात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से नकारात्मक, राउल्ट के नियम से कोई संबंध नहीं रखता। तो सही आंसर है हमारा राउल्ट के नियम का पालन करता है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो द्रव ए व बी को मिश्रित करते हैं तो उनका क्वथनांक दोनों द्रवों से अधिक हो जाता है। क्वथनांक अधिक हो जाता है मतलब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। वाष्प दाब कम हो रहा है, इसका मतलब राउल्ट के नियम से कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक विचलन। तो इस विलयन की प्रकृति क्या है, तो हम कहेंगे अनादर्श विलयन है और राउल्ट के नियम से क्या दिखाता है, ऋणात्मक विचलन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन का मिश्रण। उसके बाद है कौन सा विलयन आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। तो आदर्श विलयन के तीन उदाहरण हैं, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, बेंजीन और टोलुइन, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन। और कौन सा उदाहरण नहीं है, एथेनॉल व एसीटोन। तो एथेनॉल और एसीटोन इसका सही आंसर है, क्योंकि एथेनॉल और एसीटोन धनात्मक विचलन वाले विलयन का उदाहरण है। जब एक पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी होती है, इसका परिणाम होता है। अगर वाष्प दाब कम होगा तो विलायक के क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि। तो हम कहेंगे विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है। स्थिर क्वाथी मिश्रण है, स्थिर क्वाथी मिश्रण वो होता है जो स्थिर ताप पर उबलता है, या कहें उसमें घटकों का क्वथनांक समान होता है। तो सही आंसर है स्थिर ताप पर उबलने वाला मिश्रण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म अधिकतम यथार्थता के साथ प्रोटीनों का मोलर द्रव्यमान उपलब्ध कराता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भाई परासरण दाब। परासरण दाब ही क्यों उपलब्ध कराता है, क्योंकि परासरण दाब ज्ञात करने के दौरान न तो हमको विलयन को ठंडा करना पड़ता है तथा न ही विलयन को हमको गर्म करना पड़ता है। इस कारण जैव अणु जो है वो उन विघटित नहीं होते हैं। जैव अणु का हम अणुसंख्यक उसका द्रव्यमान जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वह विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य स्थिति में रहती है, रक्त के सापेक्ष है। सामान्य स्थिति में रहती है मतलब न तो उसमें अंतः परासरण हो रहा है न ही बाह्य परासरण हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं विलयन कैसा है, समपरासरी है। एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विसरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विसरण कहलाता है परासरण। तो सही आंसर है परासरण। समपरासरी विलयनों में होता है, समपरासरी का अर्थ होता है परासरण दाब का समान होना, यानी समान परासरण दाब। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के लिए समय घटाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर में जो वाष्प दाब है जो क्वथनांक पर पहुंचने के लिए वो बढ़ जाता है। तो अधिक उस वाष्प दाब को प्राप्त करने के लिए जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जब किसी पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब घटता है, क्योंकि जब किसी पदार्थ को हम विलायक में घोल रहे हैं और विलायक का वाष्प दाब घट रहा है, इसका मतलब उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कहेंगे विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है। जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है। जल में गैस की विलेयता गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी, तापमान पर निर्भर करेगी और गैस के दाब पर। तो सभी सही आंसर है उपयुक्त सभी पर। उसके बाद है नेक्स्ट, जल में शक्कर मिलाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल में शक्कर मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन होगा, और इसका हिमांक घटेगा। तो हम आंसर देंगे हिमांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। 1m सांद्रता पर कौन अधिकतम हिमांक अवनमन प्रदर्शित करेगा। वो प्रदर्शित करेगा जिसके लिए वान टॉप गुणांक का मान अधिकतम होगा। तो NaCl के लिए वान टॉप गुणांक का मान होता है 2। यूरिया क्योंकि एक वैद्युत अपघट्य नहीं है तो इस वजह से इसका होता है 1। ग्लूकोज वैद्युत अपघट्य नहीं है तो इसका होता है 1। K2SO4 के लिए 3 होगा, क्योंकि इसमें हमको 3 आयन मिलेंगे, 3 गुना वियोजित हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसके अंदर 2 पोटेशियम आयन मिलेंगे और हमको 1 सल्फेट आयन। तो हम कहेंगे सही आंसर है K2SO4। निम्नलिखित विलयनों में किस विलयन का परासरण दाब उच्चतम होता है। तो कौन से विलयन का उच्चतम होगा, जिसके लिए वान टॉप गुणांक का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पे देखें ये सुक्रोज दिया हुआ है
तो सुक्रोज वियोजित नहीं होता है तो वन टॉप गुणांक का मान 1 है। यहाँ पे देखें ग्लूकोज है, ग्लूकोज वियोजित नहीं होता तो इसके लिए वन टॉप गुणांक का मान 1 होता है। 0.1 m CaCl2, CaCl2 वियोजित होकर के 3 आयन देगा, वन टॉप गुणांक का मान होता है यहाँ पे 3। NaCl वियोजित होकर के Na+ और Cl- देगा तो यहाँ पे वन टॉप गुणांक का मान होता है 2। तो सबसे ज्यादा वन टॉप गुणांक का मान है CaCl2 के लिए, तो सही आंसर है CaCl2। बेंजीन में विलय एसिटिक अम्ल का आणविक भार है। बेंजीन में जब एसिटिक अम्ल को घोला जाता है तो दो एसिटिक अम्ल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये कैसे हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। तो हमको जो अणुभार प्राप्त होगा वो सामान्य से अधिक मिलेगा, यानी दुगना मिल रहा है, हमको 120 मिलेगा। उसके बाद विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वन टॉप गुणांक का मान होता है। संगुणित होने वालों के लिए होता है 1 से कम, वियोजित होने वालों के लिए होता है 1 से अधिक, और जो न संगुणित होते हैं न वियोजित होते हैं उनके लिए मान होता है 1। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 से कम। लास्ट क्वेश्चन, समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए प्रतिलोम परासरण हेतु अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हम प्रतिलोम परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली सेलुलोज एसीटेट के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि सेलुलोज एसीटेट से हमको जो अर्धपारगम्य झिल्ली प्राप्त होती है वो एक मजबूत अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, क्योंकि प्रतिलोम परासरण के दौरान यहाँ पर अधिक दाब विलयन के ऊपर लगाना पड़ता है। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको अपने एग्जाम की तैयारी में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मदद से हेल्प मिलेगी। थैंक यू।